हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं पुनः बीए पार्ट 3 पेपर 6 सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी, जो कि ग्रुप ए में आता है, उसमें कल पढ़ाए गए पाठ जिसमें हमने एंटीसीडेंट्स फैक्टर्स ऑफ साइको एनालिसिस मनोविश्लेषणवाद के पूर्ववर्ती कारकों पर चर्चा मैं कर रहा था, और उसमें दो मनोवैज्ञानिक लिबनिज और जोहान हर्बर्ट के बारे में चर्चा की थी और जानने की कोशिश किया था कि ये दो मनोवैज्ञानिकों ने मनोविश्लेषणवाद की उत्पत्ति के पूर्व मनोविश्लेषणवाद से संबंधित कौन कौन से प्रत्ययों कॉन्सेप्ट्स की बात की थी, जिसको कि आधार बनाते हुए फ्राइड महोदय ने साइको एनालिसिस की चर्चा की। अर्थात साइको एनालिसिस के बेस में इन दोनों मनोवैज्ञानिकों का किस तरह से कंट्रीब्यूशन रहा, इसकी चर्चा की। अब मैं आर्थर एस्कोपेनहाउजर तथा फ्रिडरिक नीटजस्की नामक मनोवैज्ञानिक के कंट्रीब्यूशन की चर्चा करूंगा। ये दोनों दार्शनिक जो कि 1788 से 1860 और नीटजस्की 1844 से 1900 ईस्वी के बीच का काल था, उसके विचारों से भी डॉक्टर सिगमंड फ्राइड काफ़ी प्रभावित हुए और इन दोनों के दार्शनिकों के विचारों से प्रभावित होकर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से साइको एनालिसिस की नींव डाली। एस्कोपेनहाउजर द्वारा अनकॉन्शस का जो कॉन्सेप्ट प्रतिपादन किया गया था, अचेतन में उनका मत था कि अचेतन में अनसेटिस्फाइड डिजायर और रुचिकर इच्छाएं होती है, जिसका चेतन में प्रवेश करने का बराबर प्रयास होता रहता है, जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व डिसऑर्गेनाइज्ड या विघटित हो जाता है। इससे प्रभावित होकर फ्राइड ने जो अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिया, जिसका नाम रिप्रेशन पड़ा, दमन पड़ा, अर्थात दमन का कॉन्सेप्ट एस्कोपेनहाउजर से ही लिया हुआ माना जाता है। और यह जो रिप्रेशन था वह मनोविश्लेषणवाद का एक माइलस्टोन का काम किया, एक आधारशिला का काम किया। उसी तरह नीटजस्की ने मानव के आक्रामक एग्रेसिव नेचर पर अधिक बल दिया। उन्होंने बतलाया कि मनुष्य मूलतः एक पशु के समान होता है और उसके सारे व्यवहार पशुवत होते हैं, एनिमल नेचर, और जिसे अनकॉन्शस से जोड़ते हुए उसकी व्याख्या की। जब व्यक्ति अपने आक्रामक व्यवहार को दमित कर देता है तो उसके वजह से मनुष्यों में कई तरह की विकृतियाँ, परवर्जन पैदा होते हैं। फ्राइड ने नीटजस्की के इस विचारों से प्रभावित होकर डेथ इंस्टिंक्ट का कॉन्सेप्ट दिया और बताया कि आक्रामकता की प्रवृत्ति को सम्मिलित किए जाने के बाद में मनोविश्लेषणवाद किस तरह से फला फूला। अर्थात डेथ इंस्टिंक्ट का जो कॉन्सेप्ट था वह नीटजस्की के फिलॉसफी पर ही आधारित था। इस तरह से पूर्ववर्ती कारकों में आप समझ सकते हैं कि पूर्व के मनोवैज्ञानिकों ने, पूर्व के दार्शनिकों ने किस तरह से सिगमंड फ्राइड महोदय को प्रभावित किया, और सिगमंड फ्राइड महोदय ने किस तरह से पूर्व के मनोवैज्ञानिकों या दार्शनिकों के कॉन्सेप्ट्स को लेकर साइको एनालिसिस की नींव डाली और नए नए कॉन्सेप्ट्स की नींव डाली। चौथा है हरमान हेल्महोल्ट्ज और जीवी फेकनर। दोनों ही वियना फिजियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के बहुत ही बड़े दार्शनिक थे, और उसी वियना फिजियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में अर्नस्ट ब्रूकी से प्रशिक्षण पाए थे तथा ब्रूकी हेल्महोल्ट्ज से काफ़ी प्रभावित थे, क्योंकि वे लुडविग और डू वारेंस रेमंड्स के साथ मिलकर हेल्महोल्ट्ज से शिक्षा प्राप्त किए थे। वे लोग साबित करना चाहते थे कि अजीवित पदार्थ में कोई भी ऐसा बल या शक्ति नहीं पाया जाता है
जो जीवित पदार्थ में न हो। ऐसा इन लोगों का मानना था कि फ्राइड पर हेल्महोल्ट्ज का प्रभाव ब्रूकी के माध्यम से ही हुआ था। हेल्महोल्ट्ज का मत था कि प्राणी के भीतर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं होती है जो बिना मतलब का खर्च किया जाए, अर्थात हर एक का अपना अपना एक सिग्निफिकेंस और कारण होता है। शक्ति व्यय करने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। इसी से फ्राइड का विचार विकसित करने की प्रेरणा मिली कि प्रत्येक मानव व्यवहार, चाहे वह स्वप्न हो या कल्पना हो या साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ अर्थात दैनिक जीवन की भूलें हों, ये सब के पीछे किसी न किसी फोर्स का काम होता है। और ये जितने भी काम होते हैं निरर्थक नहीं होते हैं बल्कि सार्थक होते हैं। और ऐसा इसे फ्राइड ने साइकिक डिटर्मिनिज्म की संज्ञा दी, मानसिक निर्धायता। हेल्महोल्ट्ज ने अनकॉन्शस इंटरफेरेंस या इन्फरेंस के संप्रत्यय को भी विकसित किया और मतलब अचेतन अनुमान के विषय को डेवलप किया और इसका भी प्रभाव फ्राइड के जीवनी पर पड़ा और फ्राइड ने उससे संबंधित कॉन्सेप्ट्स को दिया। हेल्महोल्ट्ज के इस संप्रत्यय के अनुसार जब किसी व्यक्ति या वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करता है तो उसका प्रत्यक्षणात्मक अनुभूति होती है उस वस्तु या व्यक्ति से संबंधित, और उसका कुछ अंश जिसका निर्माण न तो उद्दीपन द्वारा और न ही सेंस ऑर्गन द्वारा होता है बल्कि इसके पीछे पास्ट एक्सपीरियंस भी हाथ रहता है, अर्थात गत अनुभूतियों के आधार पर भी इसका निर्माण होता है। हेल्महोल्ट्ज के विचार के आधार पर फ्राइड ने अनकॉन्शस के महत्व को तथा वर्तमान व्यवहार के निर्धारण में गत अनुभूति के महत्व को समझने में काफ़ी मदद मिली। फ्राइड का यह भी मत है कि वयस्क व्यक्तित्व का बीज बाल्यावस्था में ही बोया जाता है। बहुत हद तक हेल्महोल्ट्ज के इस अचेतन अनुमान के संप्रत्यय द्वारा फ्राइड प्रभावित होता रहा। अतः हेल्महोल्ट्ज और फेक्नर के विचारों से भी फ्राइड ने बहुत कुछ सीखा और अपने मनोविश्लेषणवाद को डेवलप किया। एलेन बर्गर ने बताया कि फ्राइड का फेक्नर से संबंध हेल्महोल्ट्ज के समान परोक्ष न होकर प्रत्यक्ष था। फ्राइड फेक्नर द्वारा लिखित कई पुस्तकों को पढ़े और इतिहासकारों का मानना है कि फ्राइड द्वारा प्रतिपादित ईड, ईगो एंड सुपर ईगो तथा मेंटल एनर्जी के संप्रदायों को डेवलप करने में फेक्नर के किताबों, फेक्नर के साहित्य और फेक्नर के विचारों का फ्राइड के मन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। इस तरह से हम देखते हैं कि जो पूर्ववर्ती मनोविश्लेषक थे या विद्वान थे या इतिहासकार थे या यह कह लीजिए कि फिलोसफर थे, उन लोगों के विचारों का प्रभाव फ्राइड पर पड़ता रहा। अब जो पांचवें फिलोसफर का नाम हम ले रहे हैं उनका नाम है हगलिंग्स जैक्सन। अब हम देखेंगे कि जैक्सन महोदय का भी प्रभाव फ्राइड पर काफ़ी पड़ा। जैक्सन ने एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित किया था जिसमें फिजियोलॉजिकल तथा डेवलपमेंटल दृष्टिकोणों का सम्मिश्रण देखने को मिला। दोनों में काफ़ी समानता देखने को मिली। उनका मत था कि विभिन्न विकासात्मक पीढ़ियों से गुजरने के बाद जो नर्वस सिस्टम है एक ऐसा हायरार्किकल स्ट्रक्चर प्राप्त कर सकने में समर्थ हुआ है, उसका उच्चतर संरचना हायर स्ट्रक्चर निरंतर संरचनाओं से अधिक जटिल होता है तथा बाद में इन उच्चतर संरचनाओं में न्यूरल कनेक्शन भी विकसित हो जाता है। इन न्यूरल स्नायुविक क्षेत्रों में विकासात्मक दृष्टिकोण से निर्धारित प्रक्रिया को ठीक उल्टी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और इसे ही डिसोल्यूशन या विघटन की प्रक्रिया कहते हैं। हेरिनस्टीन तथा बोरिंग ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि फ्राइड ने विघटन के संप्रत्यय के आधार पर रिग्रेशन के संप्रत्ययों को विकसित किया, अर्थात पीछे की ओर मुड़कर देखने की प्रवृत्ति को देखने को विकसित किया। यह जैक्सन का ही कॉन्सेप्ट था जिसके आधार पे वह रिग्रेशन की व्याख्या की और रिग्रेशन के आधार पे एक मेंटल मैकेनिज्म के रूप में उसकी व्याख्या की और बताया कि किस तरह बच्चा का रूप को या पीछे की बातों को ध्यान करके व्यक्ति मानसिक संघर्षों को दूर करता है और इस तरह साइको एनालिसिस की व्याख्या करने में रिग्रेशन किस प्रकार हमारी मदद करता है इसकी व्याख्या की। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जैक्सन का जो कॉन्सेप्ट था उसको
उसकी मदद लेकर फ्राइड ने रिग्रेशन या प्रतिगमन को विकसित किया। छठा और अंतिम जो पूर्ववर्ती मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक का नाम आता है उसमें हम लोग चार्ल्स डार्विन का नाम लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डार्विन बहुत ही बड़े विकासवादी फिलोसफर के रूप में जाने जाते हैं और डार्विन का थ्योरी विकासवाद का सिद्धांत काफ़ी प्रमुख रहा है, जिसे एवोल्यूशन प्रिंसिपल या एवोल्यूशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रभाव फ्राइड पर विभिन्न दो प्रकार से पड़ा। पहला था कि डार्विन ने स्वाभाविक चयन नेचुरल सिलेक्शन के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया। विकासात्मक सिद्धांत के कुछ विशेष निर्धारक डिटर्मिनिज्म थे। बाद में फ्राइड इस निर्धायता के नियम को व्यक्ति के सामान्य एवं तंत्रिका तापी व्यवहार न्यूरोटिक बिहेवियर की व्याख्या करने में उपयोग किया। डार्विन का यह भी मत है कि मनुष्य की प्रकृति बहुत अलग तरह की, बहुत हद तक पशुओं से मिलती जुलती भी होती है। फ्राइड पर इसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। फ्राइड ने भी मनुष्य के पाश्विक प्रकृति एनिमल नेचर पर काफ़ी बल डाला था और यह स्पष्ट किया कि निम्नतर पशुओं के बहुत सारे गुण या विशेषताएं मनुष्य में भी पाई जाती हैं और फ्राइड के द्वारा डेवलप इंस्टिंक्ट की व्याख्या या मूल प्रवृत्ति का संप्रत्यय इसी से मिलता जुलता था। तो इस तरह से डार्विन ने भी डेवलपमेंट थ्योरी के आधार पे, एवोल्यूशन प्रिंसिपल के आधार पे दो तरह के चीज़ों को विकसित करने में फ्राइड की मदद की। एक था पशु के समान व्यक्ति के मन में पाया जाने वाला विचार इंस्टिंक्ट, और दूसरा था कि जिसमें न्यूरोटिक बिहेवियर की जो व्याख्या की उसके आधार पे मनोविज्ञान या मनोविश्लेषणवाद काफ़ी विकसित हुआ। इस तरह से इस पाठ को यहीं पर समाप्त हम लोग करेंगे, जिसमें पूर्ववर्ती मनोवैज्ञानिकों के या पूर्ववर्ती कारकों की चर्चा हो रही थी। तो यहाँ यह समझ लेना ज़रूरी है कि किस प्रकार से फ्राइड जो है वह पूर्व के फिलोसफर से मदद लेके, पूर्व के फिलोसफर की बातों को आत्मसात करके अपने मनोविज्ञान को, अपने मनोविश्लेषणवाद को डेवलप किया। और यदि यह भी कह सकते हैं दूसरे अर्थों में कि यदि इन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, इन फिलोसफरों के द्वारा, जिसमें हमने 6 फिलोसफर्स के नाम की चर्चा की है, यदि इनके कॉन्सेप्ट्स की चर्चा में इनके कॉन्सेप्ट्स को यदि फ्राइड नहीं ले पाते तो आज का मनोविश्लेषणवाद इस तरह का मनोविश्लेषणवाद नहीं होता। और सच तो यह है कि मनोविश्लेषणवाद की उत्पत्ति भले ही फ्राइड के कारनामों से मानी जाए, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि इसको डेवलप करने में लिबनीज, हार्वर्ड, आर्थर एस्कोपेनहाउजर, फ्रेडरिक नीटजस्की, हेल्महोल्ट्ज और फेकनर तथा जैक्सन का और जैक्सन के कंट्रीब्यूशन का बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि फ्राइडियन मनोविश्लेषणवाद का प्रादुर्भाव अचानक नहीं हुआ, सने सने हुआ, धीरे धीरे हुआ, और इसको डेवलप करने में पीछे के जितने भी मनोवैज्ञानिक या फिलोसफर थे उसकी सक्रियता के वजह से ये मनोविश्लेषणवाद विकसित हुआ। इसको इस रूप में भी कहा जा सकता है कि संभवतः पूर्व के जो फिलोसफर थे उन्होंने अपने संप्रत्ययों को बहुत आसान तरीके से, प्रायोगिक रूप से उसको, व्यवहारिक रूप से उसको चूँकि सिद्ध नहीं कर पाया था, जिसको कि एक नया रूप देके निखार लाने का काम मिस्टर सिगमंड फ्राइड महोदय ने किया और साइको एनालिसिस के रूप में सारे विचारों को समाहित करने का काम किया। इसीलिए यह तो तय है कि मनोविश्लेषणवाद भले आज का मनोविज्ञान है, लेकिन इसके पीछे इन 6 मनोवैज्ञानिक ग्रुप द्वारा बहुत सा काम किया गया, जिसका नींव फ्राइड ने रखा और उन विचारों के आधार पर ही एक अपना नया विचार, नया नामकरण दिया और मनोविश्लेषणवाद को आगे बढ़ाने का काम किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि फ्राइडियन जो कॉन्सेप्ट है या फ्राइडियन जो साइको एनालिसिस कहलाता है, उसका मनोविज्ञान में क्या योगदान रहा है, उसको लेके कितने प्रकार की व्याख्या की जा सकती है, उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग
उस क्लास को पहले से उस अध्ययन मटेरियल को पढ़ के आइएगा, जिससे कि उसमें डिस्कशन करने में हमारे आपके बीच कोई गैप नहीं रहे और हमको सुविधा हो आपको समझाने में। बहुत बहुत धन्यवाद।